हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के दूसरे लेक्चर के बारे में, जहां पे हम आज डिस्कस करेंगे धारा 2 यानी सेक्शन 2 में जितने भी डेफिनेशंस हैं। टोटल 39 क्लॉज हैं इसमें। उन सभी को हम यहां पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आईपीसी जो है हमारा इंडियन पीनल कोड, उससे कंपेरिजन करते हुए पढ़ेंगे कौन सी धारा कहाँ पे थी, यानी कौन सी जो डेफिनेशन थी कहाँ पर थी और अब कहाँ पे आ चुकी है बीएनएस में। ठीक है, तो बने रहिए इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, बीएनएस के सेकंड लेक्चर देखने से पहले एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 1 पढ़ी थी, ठीक है, धारा 1, उसमें एक क्लॉज था क्लॉज 6 जो छूट गया था, उसको आज हम देखने वाले अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्लॉज 6 है ये पहले आईपीसी में देखे तो आईपीसी में जो सेक्शन 5 था वहाँ पे बताया गया था, जिसको यहाँ बीएनएस में कहाँ अरेंज कर दिया गया है, सेक्शन 1 के क्लॉज 6 में। जो सेक्शन 1 का क्लॉज 6 है वो क्या कहता है कि जो ये संहिता है यानी भारतीय न्याय संहिता है, ये किन अधिनियमों पर किस विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी, इसका प्रभाव उस विधियों पर नहीं रहेगा। ठीक है, दो चीज़ें बताती है इसमें। ठीक है, पहला तो कहता है कि कोई अगर स्पेशल लॉ है या फिर लोकल लॉ है उस पर अगर कहीं प्रभाव नहीं डालेगी। अगर उस स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि इस पर किसी भी विधि का प्रभाव नहीं रहेगा, तो यहाँ पर बीएनएस का भी प्रभाव उस पर नहीं रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा अधिनियम बनाया गया है और उस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, भारत सरकार की जो सेवा में कुछ अधिकारी हैं, ये सेना है, चाहे सेनाओं में कोई भी सेना हो, चाहे आपकी सेना, नौसेना, वायुसेना, कोई भी सेना हो, उनमें से अगर किसी के द्वारा विद्रोह किया जाता है या फिर अभित्यजन किया जाता है, डिसर्शन किया जाता है, तो वहाँ पर उस अधिनियम के तहत उनको पनिशमेंट मिलती है। तो उस अधिनियम में हमारे भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव नहीं रहेगा, ये भारतीय न्याय संहिता उस पर लागू नहीं होगी। ये चीज़ कहता है आपका सेक्शन 1 के क्लॉज 6 में। अब यहाँ पे बात करें अगर परिभाषा खंड की, तो परिभाषा खंड जो पहले आईपीसी में अलग अलग धाराओं में लिखी हुई थी, जैसे धारा 22 में था जंगम संपत्ति, धारा 23 में सदोष अवरोध, सदोष अभिलाप था, ठीक है, धारा 24 बेईमानी था, कपट पूर्वक, ये सारी अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग सेक्शन में दी हुई थी, जिसको अरेंज करते हुए अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे धारा 2 में यहाँ बता दिया गया है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है आपकी वो है आपकी एक्ट की, यानी कि अल्फ़ाबेट में पहला कौन सा आ गया, एक्ट आ गया। तो एक्ट मतलब क्या होता है, कार्य। अब कार्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप जैसे चाय पीने जा रहे हो, कहीं किसी होटल में जा रहे हो या फिर कहीं कुछ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, वो भी तो एक कार्य है। किसी को मारने जा रहे हो, किसी को पीटने जा रहे हो, वो भी एक कार्य है। अब ये कार्य अपराध है कि नहीं है वो हमारा बीएनएस बताता है। ठीक है, कि चाय पीने जा रहे हो तो वो तो एक अपराध नहीं है, लेकिन अगर किसी को मारने पीटने जा रहे हो वो तो एक क्या कहलाएगा, एक अपराध कहलाएगा। तो उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या कहता है कि कार्यों की एक आवली का द्योतक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कार्य का। अब ये जो कार्य है, जो हमारा आईपीसी था इंडियन पीनल कोड, वो उसमें कहाँ पे बताया गया था, आप देखोगे सेक्शन 33। ठीक है, जो सेक्शन 33 है आपका, वो क्या बात करता था, कार्य और लोक दोनों के बात करता था, एक्ट और ओमिशन दोनों की। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है बीएनएस में, एक्ट को अलग कर दिया गया और ओमिशन को अलग कर दिया गया, दोनों अलग अलग कर दिया गया। क्योंकि एक्ट की जो स्पेलिंग है ए से स्टार्ट होती है और ओमिशन की ओ से स्टार्ट होती है, तो ओमिशन को कहाँ पे कर दिया गया है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 5 में कर दिया गया है, 25 में कर दिया गया है ओमिशन को। और एक्ट को कहाँ रख दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे, पहले क्लॉज पे। तो अब यहाँ पे चाहे कोई एक कार्य किया जाए या फिर कोई कार्यों की एक सीरीज हो, ठीक है, कार्यों की एक आवली हो, सीरीज ऑफ एक्ट हो, उन सभी को क्या माना जाएगा, एक कार्य के रूप में माना जाएगा। अब जैसे आप क्या करते हो कि आप मर्डर करने जाते हो, कि ठीक है, कि आपने मन बना लिया कि आपका इंटेंशन ये है कि सामने वाले से आपकी दुश्मनी है, आप उसका मर्डर करने जा रहे हो। तो आपने क्या किया, जाके उसके गले पर चाकू रखा, ठीक है, उसके गले पर चाकू रखे, एक बार मारा, वो मर गया। तो आपने क्या किया, एक एक्ट किया, और एक एक्ट के लिए आपको किसकी पनिशमेंट मिलेगी, मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, जो आपकी कहाँ पे है, धारा 103 में बीएनएस के। पहले 302 में थी, अब यहाँ पे कहाँ आ गई, 103 में यहाँ पे पनिशमेंट आ गई है। अब वही चीज़ अगर यहाँ पे बात करें, अगर आप मर्डर करने जा रहे हो किसी का और आपने क्या किया, 10 बार उसको चाकू मारा, और 10 बार चाकू मारा, तो आपने एक्ट कितने बार किया, 10 बार किए हैं।
लेकिन आपको पनिशमेंट ऐसा नहीं कि एक एक बार मिलेगी, यानी एक बार आपने चाकू मारा उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, फिर दूसरी बार आपने मारा उसके लिए नहीं, क्योंकि ये आपने एक ही सीरीज ऑफ एक्ट था, यानी आप जो कार्य करने गए थे, जो अपराध करने गए थे, वो उसकी सीरीज क्या थी, एक ही थी, इसलिए पूरा एक कार्य माना जाएगा। यहाँ पे ये इसका मतलब है एक्ट का, ठीक है। चाहे आप एक कार्य करो उसको एक माना जाएगा, चाहे आप कार्यों की एक पूरी सीरीज हो, जो आपका इंटेंशन है, अगर उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए जो आप जितने भी एक्ट कर रहे हो उन सभी को एक सीरीज में मानते हुए आपको क्या किया जाएगा, एक बार पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 10 बार चाकू मारा 10 बार अलग अलग पनिशमेंट आपको मिलेगी, 10 बार इसका ट्रायल चलेगा, ऐसा नहीं। सभी को एक बार मानते हुए, एक सीरीज मानते हुए आपको क्या किया, मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा आपके ऊपर और वहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। ये तो हो गया आपका पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज आता है आपका जीव जंतु। अब कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए आईपीसी से जो हमारा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इसको पढ़ने वाले हैं, तो जीव जंतु जो है वो सबसे पहले, इसके पहले कहाँ पे था, जो हमारा आईपीसी था उसमें सेक्शन 47 था, ठीक है। धारा 47 था, उसको जीव जंतु को यहाँ पे ला दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जीव जंतु का मतलब क्या है, मानव से भिन्न जीवधारी, यानी कि जो ह्यूमन बींग है उससे उसको छोड़कर जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, गाय भैंस मक्खी जो भी है, जितने भी जानवर हैं सब कहाँ किस में आ जाएंगे, जीव जंतु में आ जाएंगे, मानव को छोड़कर, क्योंकि मानव की ये परिभाषा अलग से बताई गई, चाइल्ड में बता दिया गया, ठीक है। मैन और वोमेन की परिभाषा में बता दिया गया कौन है। अब यहाँ पे सिर्फ जीव जंतु की बात करता है कि जीव जंतु कौन होते हैं, मानव से भिन्न अगर कोई जीवधारी है जो जिंदा है वो क्या कहलाएगा, वो जीव जंतु कहलाएगा। ये तो हो गई आईपीसी की धारा 47 को यहाँ पे ला के रख दिया गया। तीसरी चीज़ आती है, अगर धारा 2 की सब सेक्शन 3 में देखें तो यहाँ पे बालक की परिभाषा है। ये न्यूली एडेड सेक्शन है, पहले से चाइल्ड का डेफिनेशन इसमें नहीं था आईपीसी में। अब यहाँ पे बीएनएस में चाइल्ड की परिभाषा भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। चाइल्ड की परिभाषा में कौन आएगा, जो 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है, यानी कि अगर जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम की है वो क्या माना जाएगा, वो बालक की परिभाषा में आएगा, वो चाइल्ड के रूप में माना जाएगा। अगर वो अपराध करता है तो उसको चाइल्ड के रूप में भी यहाँ पे उसका ट्रायल चलता है। 16 साल से कम होगा तो उसका अलग ट्रायल चलेगी, 7 साल से कम होगा और वो अगर अपराध कर देता है तो वो अपराध नहीं माना जाता, डोली इन कैपेक्स माना जाता है, जैसे आप पढ़ते थे ना जो आईपीसी में 82, उसी तरह से यहाँ पर भी पूरा अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, एक्ट में कोई चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दिया गया, क्या धारा चेंज कर दी गई है। जीव जंतु में कोई चेंजेस नहीं किया गया, जो आईपीसी में था सेम चीज़ यहाँ पे भी। बालक को न्यूली ऐड किया गया, नया यहाँ पे सेक्शन है और साथ ही साथ इसमें पूरा प्रोविजन भी नया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कूटकरण। कूटकरण की यहाँ पे सेक्शन चेंज कर दी गई है, बाकी पूरा का पूरा वही है जैसा कि आपने आईपीसी में पढ़ा था। आईपीसी में कूटकरण कहाँ पे पढ़ा था आपने, सेक्शन 28 में। जो आपका धारा 28 था उसमें क्या बताया गया था कि कूटकरण क्या होता है। तो कूटकरण की यहाँ पे पूरी परिभाषा, साथ ही साथ इसकी हेडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाके रख दिया गया है। तो कूटकरण होता क्या है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए कि जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या संभाव्य जानते हुए कि करता है तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, कूटकरण करता है कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने देखे होंगे शूज़ आते हैं एडिडास के शूज़ आते हैं, तो आपने इसके लोकल भी देखे होंगे, कहीं किसी में लिखा रहता है अबीबास लिखा रहता है, एबीबास लिखा रहता है, ठीक है। तो इस तरह के जो शूज़ बनाए जाते हैं उसी की तरह यहाँ पे सेम दिखने के लिए बनाए जाते हैं, पूरे डिजाइन सेम रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो स्पष्टीकरण है उस स्पष्टीकरण से भी आपको पूरा समझ में आएगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ देखिए कि अगर कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरे के सदृश बनाता है, यानी एक चीज़ तो पहले से बनी हुई है जो ओरिजिनल है, और उस ओरिजिनल को देखते हुए कोई एक चीज़ उससे डुप्लीकेट बनाता है ताकि उससे क्या किया जा सके, प्रवंचना किया जा सके, यानी धोखा दिया जा सके, ताकि लोग आके उस चीज़ को खरीदें, उस पर ये सोच के खरीद लें कि वो वही चीज़ है जो ओरिजिनल मिलता है वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रवंचना करने के उद्देश्य से अगर किया जा रहा है और कूटकरण किया जा रहा है, ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए उसका उद्देश्य नहीं है प्रवंचना करने का, जैसे एडिडास के शूज़ हैं उसने लोकल कंपनी ने बना दिए, एडिडास उस पर लिख दिया मान लीजिए, ठीक है, हो सकता है उसकी डिज़ाइन चेंज हो, कुछ दूसरा चेंज हो, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसको इंटेंशन नहीं भी है प्रवंचना करने का, तो वहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आएगा उसको देखेगा तो उसको लगेगा कि एडिडास का है, तो ये संभावना तो है कि वहाँ पे उसके साथ क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है।
तो यहाँ पे अगर ये संभावना भी है ना, तो भी वो क्या कहलाएगा, ये कूटकरण कहलाएगा। ये आपका सबसेक्शन 4 कहता है। अब स्पष्टीकरण और देख लीजिए ताकि और आपको स्पष्ट हो सके। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। अब आप जैसे किसी की नकल करते हुए यहाँ पे बना तो लिया प्रोडक्ट को, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि नकल ठीक वैसी ही नहीं, जैसे ओरिजिनल है सेम वैसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि नकल ठीक वैसी ही हो ऐसा ज़रूरी हो नहीं है, ठीक है। उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उसके सदृश थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, ताकि लगे लोगों को, इससे भ्रम उत्पन्न हो सके या फिर लोगों को संभावना हो सके कि उसको ओरिजिनल माल के खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसी संभावना हो सकती है, या फिर प्रवंचना करने का उद्देश्य ही है, ताकि इसीलिए तो बनाया गया हो सकता है। तो यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि ओरिजिनल है, बिल्कुल सेम टू सेम होना ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ा सा बहुत भी मिलता होगा ना, तो भी यहाँ पे कूटकरण माना जाएगा। उसके सदृश दिखनी चाहिए, बस सेम टू सेम दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है कूटकरण के लिए। ये हो गया आपका स्पष्टीकरण नंबर 1। अब स्पष्टीकरण नंबर 2 एक उपधारणा प्रिजम्पशन की बात करता है, यानी उपधारणा की बात करता है कि जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश कर दे, और सदृश ऐसा कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है। मैंने बताया ना, या तो प्रवंचना करने का उद्देश्य से उस चीज़ को बनाया जा रहा होगा, या फिर ऐसा किसी प्रवंचना हो सकती है, यानी कि सामने वाले को भ्रम हो सकता है, सामने वाले को क्या हो सकती है, प्रवंचना हो सकती है, धोखा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है तो लोकल, लेकिन उसको लग सकता है कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल समझ के खरीद सकता है, उसको धोखा हो सकता है। तो यहाँ पर जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, उदाहरण की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ की सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या यह संभाव जानता था कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी। जब तक वो बनाने वाला यानी लोकल प्रोडक्ट बनाने वाला ये साबित ना कर दे कि उसका कूटकरण करने का कोई आशय नहीं था, तब तक ऐसा उदाहरणा की जाएगी, कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन कर लेगी, प्रिज्यूम कर लेगी कि आपने उसके प्रवंचना करने के लिए ही उस प्रोडक्ट को बनाया था, ठीक है, धोखा देने के उद्देश्य से ही बनाया था, या फिर ऐसी संभावना थी, या आप जानते थे कि उसको कोई ऐसा समझ के भी खरीद सकता है कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। जैसे आप देखते होगे बिस्लरी की बोतल आती है, पानी की बोतल आती है। बिस्लरी की बोतल में भी कई तरह के आते हैं, कहीं बिल्सरी लिखा रहेगा, कहीं बिस्लेरी लिखा रहेगा, सही नाम नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सेम प्रोडक्ट वही बिस्लरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो कूटकरण हो सकता है, सेम है, सेम दिखता भी है, लेकिन उसका नाम थोड़ा चेंज है, बिल्सरी कर दिया, लेकिन दिखने में दूर से तो लगेगा बिस्लरी की बोतल है। तो यहाँ पर भी ये कूटकरण माना जाएगा, जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि उसका कूटकरण करने का कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरणा कर ली जाएगी कि आपने प्रवंचना करने के उद्देश्य से ही उस प्रोडक्ट को बनाया था, उसकी नकल करते हुए। ये कहलाता है आपका काउंटरफिट कूटकरण। अब सी में आपका जो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो नेक्स्ट आता है आपका न्यायालय। अब न्यायालय की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो न्यायालय पहले कहाँ पे था आपका, ये तो अभी सबसेक्शन 5 में है बीएनएस के, लेकिन यहाँ पे बात करें अगर हम आईपीसी की, तो आईपीसी में कहाँ पे था आपका धारा 20, जो आपका सेक्शन 20 था, वहाँ पे न्यायालय को शब्द को परिभाषित किया गया था कि न्यायालय होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए अकेले ही या न्यायाधीश के निकाय के रूप में सख्त किया गया हो, और जहाँ पे न्यायिक कार्य कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, न्यायालय कहलाता है। यानी कि जैसे जज होते हैं, जहाँ पे जुडिशली वर्क कर रहे हैं, जुडिशियल वर्क कर रहे हैं, वही वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको कोर्ट मान लिया जाता है। अगर मान लीजिए एक बरामदा है, पेड़ के नीचे जज साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पे सुनवाई कर रहे हैं ना, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, चारों ओर से दीवार नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टेबल कुर्सी ये सब बाहर लगा के बैठ गए जज साहब, ठीक है। एक अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, जज साहब ने कहा अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है, बाहर चलते हैं, बरामदे टेबल कुर्सी लगवाते हैं, वहाँ पे सुनवाई करेंगे। तो वहाँ पे जो बरामदे में सुनवाई कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, वहाँ पर भी उसको कोर्ट माना जाएगा। यानी कि जो जज होता है, जहाँ पे जुडिशियल वर्क कर रहा है, न्यायिक कार्य कर रहा है, चाहे अकेले कार्य कर रहा हो या न्यायाधीश के निकाय के रूप में। न्यायाधीश का निकाय का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे कि एक डिवीजन बेंच भी बैठती है, सिंगल बेंच भी बैठती है,
ठीक है। एक जजेस भी बैठ के सुनवाई करते हैं, हाई कोर्ट में देखोगे 3 जजेस भी बैठते हैं, 2 जजेस भी बैठते हैं। तो वहाँ पे अगर उनको यहाँ पे सशक्त किया गया है, उनको इम्पावर्ड किया गया है कि आप जुडिशियल वर्क कर सकते हैं एज अ जज के रूप में, तो वहाँ वो जहाँ पर भी जुडिशरी वर्क करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, वो न्यायालय कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जज साहब अपने घर में चाय पी रहे हैं तो वो भी एक न्यायालय कहलाएगा, जज साहब जहाँ बैठ गए वहीं कोर्ट हो गई। वहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यायिक कार्य करना होना चाहिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पे न्यायिक कार्य होना, जुडिशियल कार्य होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, वो एक कोर्ट कहलाएगा। तो ये सेक्शन 20 जो आईपीसी में था उसको कहाँ पे ला दिया गया है, सब सेक्शन 5 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब सी से पूरा खत्म हो गया, अब आता है आपका डी से। डी यानी कि डेथ, यानी मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या होता है कि मानव की मृत्यु, सिर्फ इतना समझिए कि अगर कोई पर्सन है कि उसकी डेथ हो गई तो उसका कहलाएगा, वो मृत्यु कहलाएगा। मृत्यु अगर शब्द कहीं लिखा है तो मानव की मृत्यु से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेईमानी, यानी डिसऑनेस्टली। ये सब इसके पहले आईपीसी में देखा जाए तो आईपीसी में सेक्शन 24 जो था वो क्या बात करता था, बेईमानी की बात करता था। यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सिर्फ सेक्शन चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा कार्य जिससे एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या अन्य को सदोष हानि हो, यानी कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से किसी एक व्यक्ति को क्या हो रहा है, कोई एक प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसा हो रहा है, सदोष हो रहा है, यानी रॉन्गफुल प्रॉफिट हो रहा है, उसको मिलना नहीं चाहिए वो प्रॉफिट, लेकिन फिर भी उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है जिसको हानि नहीं होनी चाहिए, आप उसको हानि करवाते हुए क्या कर रहे हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं। आप जाते हैं एक घर में जाते हैं, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, इस घर में रहता है, ये उसका हकदार है, लेकिन आपने क्या किया, बी नाम का व्यक्ति आया, इस ए नाम के व्यक्ति को यहाँ से हटाया और इस घर को किसको दे दिया, सी नाम के व्यक्ति को दे दिया। अब चूंकि सी तो इसका हकदार था नहीं, सदोष लाभ हो गया, इसको अभिलाभ हो गया। अभिलाभ तो हुआ है लेकिन सदोष हुआ है। उसी तरह से ए को क्या हो गया, सदोष हानि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, यानी कि किसी को भी हो सकता है, या तो आप किसी को सदोष अभिलाभ करवा रहे होंगे या फिर सदोष हानि करवा रहे होंगे, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, आप बेईमानी करते हैं, डिसऑनेस्टली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ये हो गया आपका 7 नंबर। उसके बाद आता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे है दस्तावेज की, जो आपका सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी में था, उसको यहाँ पे लाके पटक दिया गया है कि दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को सेक्शन 2 के सब सेक्शन 8 में रख दिया गया। तो दस्तावेज क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो कोई ऐसा विषय जिसे किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसे किस पर दर्शाया गया हो, किसी पदार्थ पर। पदार्थ किस क्या हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कोई टेबल हो सकता है, ठीक है, कोई कमरा हो सकता है, कोई बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जिस पर क्या किया गया हो, या तो अक्षरों के द्वारा या अंकों के द्वारा या चिन्हों के माध्यम से। साइन बोर्ड देखते हैं, साइन रहता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है चिन्हों के माध्यम से, तो ये क्या है, ये भी एक दस्तावेज है कि आपको इधर जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा, ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि थोड़ा आगे जाके इधर मुड़ जाना है। तो ये भी एक क्या है, वो साइन बोर्ड है, साइन के माध्यम, चिन्ह के माध्यम से आप क्या बताया जाए, कुछ उसमें दर्शाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये दस्तावेज कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है। ठीक है, इसको डिजिटल अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तो बाद में समझते हैं। पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अपने हाथ पे क्या किया है, इसे हाथ पे एक टैटू बनवाया हुआ है, ठीक है, और वो हो सकता है वो मर्डर करने गया हो या फिर चोरी करने गया हो, और वो टैटू किसी ने देख लिया हो कि हाँ मैंने देखा था, ये टैटू मैंने देखा था किसी के हाथ पे जब चोरी करने आया था। तो हो सकता है उस टैटू के माध्यम से उसको पकड़ा जाए। तो ये जो टैटू था, ठीक है, तो ये भी क्या माना जाएगा, ये एक दस्तावेज माना जाएगा। दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मरते हुए कोई मर रहा है, ठीक है, और अपने मरने का कारण बताते हुए, यानी दीवार पे कुछ लिख देता है कि मेरे मौत का कारण कौन है, ठीक है, तो वो जो दीवार पे लिखा हुआ है उसकी भी क्या की जाती है, फोटोग्राफी की जाएगी, उसको दस्तावेज के रूप में पेश किया जाएगा। तो वो भी क्या माना जाएगा, एक दस्तावेज माना जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी इसमें शामिल हो गया है दस्तावेज के रूप में।
बाकी और इसमें कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ इतना चेंजेस हुआ है इस दस्तावेज में, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख के बारे में। ये चीज़ पहले नहीं थी जो अब जुड़ गई है इसमें, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है। अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, एक लड़की है। अब इन दोनों की जो चैट्स होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो चैट है एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो टेक्स्ट कर रहे हैं ना, वो भी एक दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकता है। या फिर हो सकता है कि कोई होगा, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए या फिर इंस्टा के जरिए, चैट्स के माध्यम से क्या करता है, गालियाँ देता है या फिर कुछ भी बोलता है, और सामने वाले को अगर वो पेश करना चाहे उस दस्तावेज को पेश कर सकता है। वो भी क्या माना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख माना जाएगा, एक उसको भी एक दस्तावेज के रूप में मान्यता मिल गई है। तो वहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, दस्तावेज के साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लव यू सब यू जो भी बोलते रहते हो ना, तो उसको क्या किया जा सकता है, दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकता है। आप गाली दे रहे हो चैट्स के माध्यम से, उसको भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख है। क्योंकि इसी तरह के अपराध अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, साइबर अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर लिया गया दस्तावेज के रूप में। उसके बाद अब आते हैं अगला, नेक्स्ट आता है कपटपूर्ण, ठीक है। कपटपूर्ण का मतलब क्या होता है, फ्रॉडुलेंटली। आप किसी से क्या कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, कपट करने के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो कपट करने के आशय से कोई कार्य करना क्या कहलाता है, कपटपूर्ण कहलाता है, ठीक है। धोखा देने के उद्देश्य से, अगर आप हैं, ए हैं, ठीक है, और ये एक बी है। अब ए जो है कोई ऐसा कार्य करता है, बी को कोई ऐसी वस्तु बेचता है जो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, उसको पता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये धोखा देने के उद्देश्य से बी को बेचना चाहता है, ठीक है। बी ने देखा, थोड़ा बहुत देखा, बोला सही है, ठीक है, ले लिया। या फिर मोबाइल बेच रहा है, मोबाइल इतनी जल्दी पता चलता नहीं, ख़राब है सही है, इसने थोड़ा बहुत चल रहा था, उसने ले लिया। बाद में इसको पता चला कि ये तो धोखा हो गया उसके साथ। इसने एक ने क्या किया है, कपट किया है, शायद धोखा तो दिया है, साथ ही साथ इसको क्या किया है, नुकसान भी किया है उसका। पैसे तो ले लिया, लेकिन जो प्रोडक्ट था वो सही नहीं दिया। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए डॉक्टर बिमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1963 का एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें बताया गया कि कपट क्या होता है। कपट में दो चीज़ें होती है, ठीक है। पहला तो धोखा होना चाहिए, सामने वाले को आप धोखा दे रहे हो, इंटेंशन आपका क्या है कि कपट करने, धोखा देने का उद्देश्य है। साथ ही साथ आप उसमें क्या शामिल होना चाहिए, क्षति या आर्थिक नुकसान होना चाहिए। या तो उसको बॉडली इंजरी होना चाहिए या फिर उसको आर्थिक रूप से कोई यहाँ पे क्षति होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कपटपूर्ण है, ऐसा माना जाएगा। यानी दोनों चीज़ें होना चाहिए, पहला तो आप धोखा दे रहे हो, वो चीज़ होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, क्षति या आर्थिक नुकसान होना चाहिए। आप देखोगे जो आपका सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें भी ये कपट के प्रकार बताएं कि कहीं पर मौन रहना कपट है, कहाँ पर मौन रहना कपट नहीं है, और कपट क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दो चीज़ें यहाँ पे शामिल आपको देखनी होगी कपटपूर्ण के लिए, कि अगर कोई कपट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो धोखा देना चाहिए सामने वाले को, एक पहला, और दूसरा साथ ही साथ उसमें उसको क्षति होनी चाहिए। क्षति कैसे होनी चाहिए, या तो बॉडली इंजरी होनी चाहिए या फिर उसको मानसिक आर्थिक रूप से उसको क्षति होनी चाहिए, नुकसान हो रहा, पैसे को मामले में उसको नुकसान हो रहा हो। ये दो चीज़ें होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कपटपूर्ण। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे जेंडर या लिंग, यानी सेक्शन, यहाँ पे सब सेक्शन 10 बता दिया गया है। अब ये चीज़ जो है आपका, ये कहाँ पे बताया गया था, जो आपका आईपीसी था उसमें धारा 8 देखोगे, जो सेक्शन 8 था उसमें बताया गया था, जेंडर की परिभाषा बताई गई थी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टू सेम पूरा का पूरा वही आईपीसी का जो लिखा हुआ था वही चीज़ यहाँ पे उतारा गया है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया है कुछ। ये उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर को ऐड कर दिया गया है इसमें। अब यहाँ पहले क्या कहता था कि वह जहाँ पर भी वह शब्द लिखा है पूरे आईपीसी में, उसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो पुरुष के लिए भी माना जाएगा और महिला के लिए भी माना जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए रहेगा वह शब्द। या फिर इंग्लिश में बोला जाए, अगर कहीं पे ही का यूज हुआ है तो ही में दोनों आ जाएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। लेकिन वहीं पे अगर बीएनएस की बात किया जाए तो बीएनएस में चेंज कर दिया गया है उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर जो होते हैं,
ठीक है, किन्नर जो होते हैं उनको भी यहाँ पे ऐड कर लिया गया है कि अगर कहीं पे ही लिखा है तो ही का मतलब मेल भी होगा, फीमेल भी होगा और ट्रांसजेंडर यानी उभयलिंगी भी होगा। तो यहाँ पे इतना चेंजेस किया गया है इसमें, और साथ ही साथ सेक्शन चेंज कर दिया गया है। बाकी और कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है। अब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वह है आपकी गुड फेथ। ठीक है, जो सद्भावना पूर्वक कहते हैं, सद्भावना पूर्वक, तो वो क्या होती है गुड फेथ। यहाँ पे देखिए, सम्यक सतर्कता, ध्यान और विश्वास के साथ अगर कोई कार्य किया जाता है वो कहलाता है कि गुड फेथ। अगर ये सम्यक सतर्कता, ध्यान और विश्वास नहीं है, विश्वास के साथ नहीं कर रहा है कोई कार्य, तो ये कहलाएगा कि आपने गुड फेथ पे कार्य नहीं किया, आपने बोनाफाइडली यहाँ पे किया, मेलाफाइडली आपने यहाँ पे वर्क किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक बंदा है जो 3rd फ्लोर पे खड़ा है, ऊपर से पत्थर फेंक रहा है नीचे ज़मीन पर, और नीचे से कुछ लोग यहाँ पे, रोड है यहाँ से आते जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ए ने सम्यक सतर्कता बताते हुए यहाँ पे बोर्ड नहीं लगाया कि यहाँ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, कृपया साइड से चलें, ठीक है, अगर ऐसी प्रिकॉशन नहीं देता, इसी सावधानी नहीं बरतता है, तो क्या माना जाएगा कि इसने गुड फेथ में वर्क नहीं किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर यही चीज़ यहाँ पे कर देता है, नीचे लिख देता है, या फिर किसी आदमी को खड़ा कर देता है कि कोई भी निकले तो उसको बता देना कि यहाँ से ना निकले, ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये माना जाएगा कि उसने गुड फेथ में वर्क किया है। तो सम्यक सतर्कता भी होनी चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए और विश्वास के साथ कार्य होना चाहिए, तभी यहाँ पे क्या होगा, ये माना जाएगा कि गुड फेथ है। अब यहाँ पे ये गुड फेथ की परिभाषा तो यहाँ पे दी हुई है, लेकिन यहाँ पे बात करें अब, तो जो हमारी आईपीसी थी, तो इंडियन पिनल कोड में जो गुड फेथ है, गुड फेथ की परिभाषा कहाँ पे थी, सेक्शन 52 में। जो धारा 52 थी वो बात करती थी गुड फेथ के बारे में। सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए सेक्शन तो चेंज कर दिया कि गुड फेथ की परिभाषा अब यहाँ पे 11 में कर दिया, पहले 52 में था। तो यहाँ पे जो देखा जाए बीएनएस जो है ना, जो लाया गया है वो काफ़ी इजी तरीके से इसको चेंज कर दिया गया, बहुत ही इजी है समझने में, को याद करने में भी आपको इजी रहेगा, क्योंकि जितने भी जैसे महिलाओं से रिलेटेड जितने भी मामले थे कहीं अलग लिखा था हुआ था, ठीक है, कहीं 309 साइड लिखा था, कहीं 354 में लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है, ठीक है, 509 में, ठीक है, 509 में भी लिखा है ना, महिलाओं से संबंधित अपराध है, उसको भी यहाँ पे सबको अटैच करते हुए एक जगह कर दिया गया है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है आपको किसी भी चीज़ को याद करना बीएनएस में। अब बात करते हैं गुड फेथ की परिभाषा, यहाँ तो दी हुई है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे परिभाषा आपको दी हुई है। पहले तो आप देखो सेक्शन 52 आईपीसी में थी, जो जिसको अब बीएनएस में इसमें 211 में कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये कहाँ पे बताया गया, जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 के सब क्लॉज 32 में, यहाँ पर भी गुड फेथ को परिभाषित किया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से इसको गुड फेथ को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे कैसे परिभाषित किया गया है कि आपके सम्यक सतर्क का ध्यान, ये सब जरूरी है ही नहीं, आपने कोई कार्य ईमानदारी से किया हो, ठीक है, अगर आपने कोई कार्य ईमानदारी से किया है, कोई भी बेईमानी नहीं है, ऑनेस्टली अगर आपने कोई वर्क किया है तो माना जाए कि आपने गुड फेथ पे किया है। भले ही आपने क्या किया हो, नेग्लिजेंसी में कार्य किया हो, लापरवाही पूर्वक कार्य किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की सेक्शन 3 की सब क्लॉज 32 की परिभाषा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 211 की, तो 211 में कहता है कि सम्यक सतर्कता होनी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ ध्यान होना चाहिए और विश्वास के साथ किया गया कार्य होना चाहिए। ये कहलाता है आपका गुड फेथ। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे परिभाषित और कहाँ पे परिभाषित है, तो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के 3 के सब क्लॉज 32 में बताया गया है, सब सेक्शन 32 में। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन जो है थोड़ा सा चेंज है। आ गई बात समझ में, बढ़े आगे। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट की परिभाषा। गवर्नमेंट यानी सरकार। सरकार यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दो जो गवर्नमेंट है, कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, कहीं की भी हो, वो क्या कहलाएंगे, वो सरकार के अंतर्गत आएंगे। अगर कहीं पे गवर्नमेंट लिखा है, पूरे बीएनएस में अगर सरकार कहीं लिखा है, गवर्नमेंट लिखा है, तो उसका मतलब दोनों होगा, केंद्र सरकार भी होगा और कोई राज्य सरकार भी होगा, ठीक है। अगर एक को लिखना होगा तो वहाँ पे लिख दिया जाएगा केंद्र सरकार, या फिर राज्य सरकार को लिखना होगा तो राज्य सरकार लिख सकते हैं। लेकिन अगर सरकार सिर्फ लिखा है, गवर्नमेंट बस लिखा है, तो वहाँ पे दोनों आएंगे,
आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी। अगली बात समझ में, ये पहले कहाँ था, आपका सेक्शन 17 में था, जिसको आप करके सेक्शन 12 में कर दिया गया है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ आईपीसी से कंपेयर करते हुए कौन सी चीज़ कहाँ पे थी और अब कहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आता है नेक्स्ट डेफिनेशन आती है 13 में संश्रय यानी हार्बर की। यानी कि अगर आप किसी अपराधी को संश्रय देते हो, संश्रय क्या होता है और उसके अंदर कौन आता है, आप संश्रय दे रहे हैं किसी को, ये कब कहलाएगा, अभी ये बताता है आपका सबसेक्शन 13 जो था आपका 52A में था, यानी 52A में बताया गया था संश्रय को, जब अब कहाँ कर दिया गया है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 में कर दिया गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस की गई हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ क्या चेंजेस किया गया है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, वाहन के साधन मतलब कहीं आने जाने की सुविधा प्रदान करना, या किन्हीं साधनों से चाहे वो उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार की इस खंड में प्रकटित है, किसी व्यक्ति को सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करता है। यानी कि अगर कोई अपराधी है, कोई अपराध करके आया है, ऐसा कार्य करके आया है जो अपराध है, ठीक है, और वो अपराधी को आप क्या करते हैं, संश्रय देते हैं, अपने घर में पनाह देते हैं, या फिर उस व्यक्ति को भोजन देते हैं, आश्रय देते हैं, उसको पैसे रुपए देते हैं, या फिर कहीं आने जाने के लिए कोई साधन उत्पन्न करवाते हैं, गोला बारूद उत्पन्न करवाते हैं। ठीक है, आप उसको बंदूक उपलब्ध करवाते हैं, कोई भी अगर आपको पकड़े तो आप हो सकता है आप उससे बचते हुए जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आप क्या होगा, आप कहा जाएगा आपने उस व्यक्ति को संश्रय दिया है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आईपीसी था, आईपीसी के 52A में एक चीज़ पहले थी, ठीक है ना, यहाँ पे इसके अंतर्गत जो लिखा है, इसके पहले क्या जुड़ा हुआ था कि धारा 157 के सिवाय और धारा 130 के वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रय संसित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। यानी कि पहले पति और पत्नी को यहाँ पे छूट मिली हुई थी। अब इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, सब सेक्शन 13 में, इसके अनुसार अब तो यही लगता है कि अगर पति अगर पत्नी को संश्रय देता है, ठीक है, या फिर पत्नी अपने पति को संश्रय देती है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अगर संश्रय देते हैं, रोकते हैं, भोजन पानी उपलब्ध करवाते हैं, अगर वो अपराध करके आया अपराधी है, तो उनको छूट अब यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, उनको भी यहाँ पर सज़ा मिलेगी। पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर छूट मिली हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पति पत्नी को भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब अगर पति अपने पत्नी को देता है या पत्नी अपने पति को देती है संश्रय, यहाँ पे खाने पीने साधन जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है जो सब क्लॉज 13 में, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। अब पति पत्नी को भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। आ गई बात समझ में कि क्या यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। अब नेक्स्ट आता है क्षति। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसा आईपीसी में था उसी तरह से यहाँ पे बीएनएस में भी है, बस सेक्शन चेंज कर दिया गया, यहाँ पे 14 कर दिया गया है, और पहले कहाँ पे था, पहले आपका 44 में था। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्षति का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, 4 चीज़ें हैं। पहला आता है आपका शरीर, ठीक है, दूसरा मन, तीसरा ख्याति और चौथा संपत्ति। ये चारों चीज़ को अगर यहाँ पे अवैध रूप से अपहानि करता है कोई व्यक्ति, तो क्या कहलाएगा कि उसको क्षति की कारित की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अवैध रूप से होना चाहिए, उसको अपहानि होनी चाहिए। अवैध रूप से क्यों लिखा हुआ भाई, हो सकता है जैसे मान लीजिए पुलिस वाले हैं, ठीक है, किसी को पकड़ते हैं, किसी व्यक्ति को, तो उसके शरीर को भी पकड़ेंगे भाई, तो उसको हो सकता है थोड़ा बहुत मारे पीटे भी। तो ऐसा नहीं है कि उसके शरीर को मारपीट करे तो उसको क्षति करने के लिए उस पुलिस वाले को यहाँ पे दंडित किया जाएगा या फिर उसका ट्रायल चलाया जाएगा। तो कैसा होना चाहिए, जो अपहानि की जा रही है वो अवैध रूप से होनी चाहिए। आगे बात समझने। तो और अवैध क्या होता है, अब अवैध आपको नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे 15 में बताया गया है, जो आपको पहले आईपीसी में कहाँ पे था, आईपीसी में आप देखो सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या कहता था कि अवैध क्या होता है, जो वहाँ पे बताया गया था वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि इलीगल में क्या क्या शामिल होगा, इलीगल कब कहलाएगा कोई भी एक्ट। तो यहाँ पे 43 को 15 में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया, सेक्शन चेंज कर दिया गया। तो अब यहाँ पे अवैध का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई कार्य जो अपराध हो, यानी कि मान लीजिए बीएनएस है, ठीक है, बीएनएस में कोई किसी ऐसे कार्य को जो अपराध घोषित किया गया है, जैसे चोरी है, ठीक है, चोरी को तो अपराध की घोषित किया गया है कि आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं, सामने वाले की वस्तु को ले लेते हैं बिना उससे पूछे, ठीक है, तो क्या कहला रहा है, ये चोरी कहलाती है।
तो या फिर आप किसी का मर्डर करने जा रहे हो, वो भी तो एक अपराध है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी अपराध घोषित किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, वो अवैध कहलाएगा। दूसरा चीज़ आता है जो विधि द्वारा प्रसिद्ध हो, यानी कि विधि ने कोई भी एक्ट करने से मना किया हो और वो कार्य आप करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो इल्लीगल कहलाएगा। आगे बात समझने। तीसरा आता है आपका जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता है, यानी कि कोई ऐसा ग्राउंड उत्पन्न किया जाता है इसके माध्यम से जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न कर दे। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो, ठीक है, जैसे ही ब्रीच करते हो तो उस सिविल कार्रवाई के लिए एक आधार उत्पन्न कर देता है, आपको ऊपर डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है कि उससे आपसे डैमेजेस मांगा जा सकता है। जिस पार्टी ने, जिस पक्षकार ने क्या किया है, सामने वाली पार्टी से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है कि मैं इसका पालन नहीं करूँगा, और सामने वाले को लॉस होता है। तो लॉस जिसको हुआ, जिस पार्टी को हुआ है, वो क्या कर सकता है, उसके पास आधार होगा सिविल एक्शन के लिए, तो आपके खिलाफ सिविल एक्शन ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत। सिर्फ संविदा अधिनियम में ही आपको जाना पड़ेगा। ये हो गई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन होता है, जज, यानी कि ये पहले कहाँ पे था, आपका सेक्शन 19 में था। पहले सेक्शन 19 क्या बात करता था, जज की परिभाषा बताता था। ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश कहा जाएगा जो आधिकारिक तौर पर अभिहित किया गया हो, यानी कि जिससे क्या किया गया हो, अभिहित किया गया, यानी कि उसको अपॉइंट किया गया होगा, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अगर किसी को अपॉइंट कर देता है, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी को अपॉइंट कर देता है एज ए जज के रूप में, तो क्या कहलाएगा, वो न्यायाधीश कहलाएगा। और इसके अंतर्गत और कौन व्यक्ति आएगा, ऐसा कोई विधिक कार्यवाही में चाहे वो सिविल हो या दंडी अंतिम निर्णय कर सके, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वो सिविल की कार्रवाई हो चाहे आपकी क्रिमिनल कार्रवाई हो यानी दांडिक कार्रवाई हो, उसमें अगर उसको अंतिम निर्णय देने का पावर है तो क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति भी जज कहलाएगा। दूसरी चीज आती है कि जो व्यक्ति उस निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सिंगल बेंच में भी बैठते हैं जज और डिवीजन बेंच में भी बैठते हैं। तो यहाँ पे अगर डिवीजन बेंच में 3 मान लीजिए जजेस बैठे हैं, ठीक है, तीनों जजेस में से कोई भी कहलाएंगे, तीनों जजेस कहलाएंगे। क्यों एक निकाय के रूप में, एक बॉडी के रूप में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जजमेंट दे रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं। तो वो भी क्या कहलाएगा, हर एक जो जितने भी बैठे हैं, 3 4 5 जो भी 3 5 जो भी बैठे हैं, ठीक है ना, 4 तो बैठते नहीं है, ठीक है, या तो 1 बैठेंगे या तो 2 बैठेंगे या 3 बैठेंगे या फिर 5 बैठेंगे या फिर 7, ठीक है, या इससे ऊपर भी बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 तो कभी नहीं बैठेंगे। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है अगर 4 जजेस हैं तो 2 एक पक्ष में दे दे, 2 एक पक्ष में दे दे, तो कहाँ जजमेंट जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर 5 होंगे तो हो सकता है या तो 3 इधर होगा या 2 इधर होंगे, या फिर अगर 3 इधर है तो 2 इधर होंगे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यायाधीश यानी जज कौन होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जीवन। जीवन आपको कहाँ पे बताया गया था, जो आपका आईपीसी का सेक्शन 45 है। 45 में बताया गया था कि जीवन क्या होता है। जीवन का मतलब मानव जीवन, यानी कि मनुष्य जो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, इनका जो जीवन है वो क्या कहें, जीवित है तो क्या कहलाएगा, ये जीवन कहलाएगा उनका, ठीक है। उसके बाद आता है स्थानीय विधि, लोकल लॉ। लोकल लॉ पहले कहाँ पे परिभाषित किया गया था, आपका जो सेक्शन 42 है, ठीक है, सेक्शन 42 ऑफ आईपीसी में स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया था कि कौन होता है स्थानीय विधि। जैसे मान लीजिए राजस्थान में रेंट कंट्रोल एक्ट चलता है राजस्थान का, ठीक है, एमपी में एमपी लैंड रेवेन्यू कोड चलता है, ठीक है, इसी तरह से यूपी में उसका लैंड रेवेन्यू कोड, हर स्टेट का एक लैंड रेवेन्यू कोड चलता है, वो क्या कहलाता है, वो लोकल लॉ कहलाता है। सिर्फ उसी स्टेट पे लागू होगा, उसके बाहर लागू नहीं होता है। रेंट कंट्रोल होता है उसी पे स्टेट पे लागू होता है, उसके बाहर लागू नहीं होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका स्थानीय लॉ यानी लोकल लॉ। एक और होता है स्पेशल लॉ, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, चाइल्ड की डेफिनेशन आपने पढ़ा कि 18 ईयर से कम आयु का कोई भी बालक है वो क्या कहलाएगा, वो बालक के कहलाता है, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है। तो आपने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 में पढ़ा था। अब उसी तरह से यहाँ पे मैन की परिभाषा दी गई है। पहले जो मैन की परिभाषा थी, मैन और वुमेन की परिभाषा एक ही जगह थी, कहाँ पे थी, सेक्शन 10 में।
ठीक है। अब जब सेक्शन 10 को क्या कर दिया गया है, अब अलग अलग कर दिया गया है। मैन को परिभाषा को अलग कर दिया गया है और साथ ही साथ वुमेन को यानी पुरुष और स्त्री दोनों की परिभाषा को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, बाकी सेम है पूरा जो आईपीसी में था पूरा का पूरा ही नो चेंज है, ठीक है ना, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सेक्शन चेंज कर दिया गया है और साथ ही साथ जो पुरुष और स्त्री दोनों को एक जगह किया हुआ था इसको अलग अलग करते हुए यहाँ पे बता दिया गया है। मैन को अलग बता दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे फीमेल को यानी वोमेन को अलग बता दिया गया है। तो यहाँ पे किसी भी आयु का मानव नर, ठीक है, जो मेल पर्सन है, किसी भी आयु का बात किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो पुरुष कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि देखा जाए पहले से एक बताया गया है कि चाइल्ड कौन होता है, वो 18 वर्ष से कम आयु का अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या कहलाएगा, वो चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है ना। चाइल्ड में दोनों आ जाएंगे, मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, बच्चे हैं, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर पुरुष की बात किया जाए, पुरुष लिखा है तो किसी भी आयु का जो मानव नर है, मेल है, वो क्या कहलाएगा, वो पुरुष कहलाएगा, किसी भी आयु का हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट मास और वर्ष। अब यहाँ पे जो सब क्लॉज 20 कर दिया है ना, ये पहले कहाँ पे था, आपका सेक्शन 49 में था, ठीक है। इसमें दो चीज़ें चेंजेस की गई हैं, कौन कौन सी। पहला तो यहाँ पे जो मास और वर्ष लिखा हुआ है, पहले जो सेक्शन 49 था, 49 में क्या था, पहले वर्ष लिखा हुआ था, उसके बाद मास लिखा हुआ था, यानी कि पहले ईयर था उसके बाद मंथ था। अब इसको इधर उधर करके चेंज कर दिया गया। और दूसरी चीज़ पहले क्या थी, ब्रिटिश कैलेंडर था उसमें। आप देखोगे सेक्शन 49 ऑफ आईपीसी देखोगे, वहाँ पे क्या था, ये आपका ब्रिटिश कैलेंडर लिखा हुआ था, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से ये चलेगा। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कर दिया गया है। जो भी मंथ और ईयर देखा जाएगा वो किसके अनुसार देखा जाएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखा जाएगा। अब ब्रिटिश कैलेंडर वहाँ से हटा दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब आता है नेक्स्ट आपका जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये पहले कहाँ पे बताया गया था, आपका सेक्शन 22, ठीक है, जो धारा 22 है उसमें बताया गया था कि जंगम संपत्ति क्या होती है। यानी ऐसी संपत्ति जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हो, वो क्या कहलाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी जिसको एक जगह से आप दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, जंगम संपत्ति कहलाता है। संपत्ति नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, संपत्ति होगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत सिवाय भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो, भूबद्ध किसी चीज़ स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो कि छोड़कर प्रत्येक संपत्ति क्या है, यहाँ पे जंगम संपत्ति कहलाती है। यानी कि कोई भी भूमि है, लैंड है, उसको तो क्या माना जाएगा, उसको स्थावर संपत्ति माना जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, क्योंकि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ले नहीं जा सकते हैं। या फिर वे चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई हो, जैसे मान लीजिए आपकी खिड़की, दरवाजे, जब तक उससे अटैच हैं दीवार से तब तक उसको क्या है, इमूवेबल है। जैसे ही उसको निकाल के अलग कर दिया जाता है वो क्या कहलाता है, वो मूवेबल में बन जाएगा। यानी कि जब तक वो जकड़ी हुई हैं उस चीज़ से स्थायी रूप से, वो क्या कहलाएंगी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, इमूवेबल। लेकिन ये जो जितने भी चीज़ें बताई गई हैं, भूमि से जकड़ी हुई चीज़ें, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी संपत्ति हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी जंगम संपत्ति कहलाएंगी। अगली बात समझ में। अब नेक्स्ट आता है आपका सब क्लॉज 22, सब सेक्शन 22, जिसमें वचन यानी नंबर के बारे में बात की गई। कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ सेक्शन चेंज किया गया, इसमें से कोई क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको देखना है सेक्शन चेंज हुए हैं, ठीक है। बाकी सेम टू सेम जैसा आईपीसी में था वही का वही यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका 23 में शपथ को ला के रख दिया गया है, ये पहले कहाँ पे था, आपका सेक्शन 51 में था। सेम टू सेम पूरा वही का वही है, जो पहले आईपीसी में था वही यहाँ पर भी कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपराध। अपराध की जो परिभाषा थी वो कहाँ पे थी, पहले धारा 40 में थी। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वहाँ पे जैसे कि आईपीसी में था वहाँ भी ऐसा है जैसा यहाँ पर भी, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं, सिर्फ सेक्शन चेंज कर दिए। जैसे यहाँ पे ये जो सेक्शन लिखे हुए 50, 52, 54, 55, 56, 120, 222, ये सब किसकी लिखे हैं, ये बीएनएस के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। लेकिन जब आईपीसी देखोगे, धारा 40 देखोगे तो उसमें किसके अनुसार लिखे हुए हैं, धारा उसमें आईपीसी के अनुसार लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं है। उपखंड क और उपखंड ख के उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय
अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अविरत है। यानी कि जो खंड का और खा में बताए गए हैं वो अपराध में नहीं आएगा, बाकी इसके अलावा जितने भी चीज़ें इस संहिता में दंडनीय बताई गई हैं, जितने भी कार्य दंडनीय बताए गए हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके अपराध के अंतर्गत आएंगे। आगे बात समझ में। अब इसको आप देख लीजिए कौन कौन सी धारा है, कौन कौन सी यहाँ पे धारा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट देखते हैं लोप। अब जैसा कि हमने देखा था जो सेक्शन 33 पढ़ा था हमने, ठीक है, एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन देखी हमने। तो एक्ट और ओमिशन को पहले क्या किया गया था, एक ही साथ लिखा गया था। उसी तरह अब यहाँ पे ओमिशन को भी कर दिया गया। लोप की आवली का उसी प्रकार होता है कि जिस प्रकार एक एकल लोप, यानी कि अगर आप एक लोप करते हो या फिर कई दिन तक आप उसको लोप करते हो तो उसको क्या माना जाएगा, सीरीज ऑफ ओमिशन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी ड्यूटी है कि आप किसी व्यक्ति को खाना देना है, ठीक है, अगर आप उसको खाना नहीं देते हैं तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, और बीमार पड़ गया तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बीमार व्यक्ति है भाई, आपने उसको, आपकी ड्यूटी थी उसको खाना देना, लेकिन आपने खाना नहीं दिया तो उसको प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई, तो आप क्या है, आपने उस ड्यूटी का लोप किया है। आपने, आपकी ड्यूटी थी वो चीज़ करना, आप बाउंड थे उस चीज़ के लिए। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है ए नाम का, बी को क्या करता है, एक कमरे में बंद कर देता है, उसको खाना नहीं देता, कई दिनों तक खाना नहीं देता। वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी का लोप कर रहा है। उसकी ड्यूटी है भाई, अब जेलर है, जैसे जेलर है उसकी ड्यूटी है कि जो कैदी हैं उनको खाना देना। अब वो क्या करता है, जेलर उसको खाना देता ही नहीं है, कई दिनों तक खाना नहीं देता, और उससे क्या होता है, बी बीमार पड़ता है, मर जाता है। तो ए ने क्या किया, कई बार लोप किया है, तो सीरीज है एक प्रकार से, कई सीरीज में इसने ओमिशन किया है, तो उसको भी एकल यहाँ पे मानते हुए क्या किया जाएगा, सिंगल ओमिशन मानते हुए उसको दंडित किया जाएगा जेलर को। ठीक है, तो चाहे आप एक लोप करो चाहे कई लोप करो, अगर सीरीज ऑफ यहाँ पे ओमिशन है उसके लिए भी आपको एक लोप मानते हुए, सिंगल ओमिशन मानते हुए आपको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्यक्ति यानी पर्सन। ये कहाँ पे बताया गया था, ये बताया गया था आपका सेक्शन 11 में। जो सेक्शन 11 थी आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की, उसमें परिभाषा बताई गई थी। सेम परिभाषा जो वहाँ पे आईपीसी में थी वही यहाँ पे ला के रख दिया गया, बस सेक्शन चेंज कर दिया गया है, बाकी कोई चेंजेस इसके अंतर्गत प्रोविजन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यानी कि कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं, ये सभी चीज़ें किसके व्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। यानी अगर कोई पर्सन है ना, पर्सन में आपकी कोई कंपनी है, वो कंपनी भी आ जाती है, कोई संगम है, एसोसिएशन है, ठीक है, या फिर व्यक्तियों का कोई समूह है, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ, ठीक है ना, एसोसिएशन है कोई कई लोगों का, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका पर्सन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट लोक यानी पब्लिक। ये धारा 12 में परिभाषित किया गया था, और यहाँ पर भी ये पूरा सेम टू सेम है, बस सेक्शन चेंज कर दिया गया है। यानी पब्लिक कौन होता है, पब्लिक वही व्यक्ति होता है जो आम जनता है, ठीक है, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय आ जाता है इसमें। उसके बाद आता है पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया, पहले वहाँ पे ए दूसरे से स्टार्ट था, अब यहाँ पे का खा करके यहाँ से का से लेकर टा तक के में पूरे यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट में बता दिया गया। पब्लिक सर्वेंट जैसे कि मान लीजिए जो सेना, नौसेना या फिर वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी है, ये जो कमीशन ऑफिसर हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाए जाएंगे आपके पब्लिक सर्वेंट। दूसरा आपका जो है, आप प्रत्येक न्यायाधीश यानी जितने भी जजेस हैं वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। न्यायालय के जितने भी अधिकारी हैं, जैसे आपका समापक होता है, रिसीवर होता है, इसके अंदर कमिश्नर भी आता है, वो सभी भी क्या कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो हम बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका किसी न्यायालय का या फिर लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य जो होता है वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। अगर आपके बैरक नहीं है तो बैरक आप ले सकते हैं, बैरक में देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें बताई गई, जितने भी लोगों को बताया गया वो क्या कहलाते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात इतनी समझ में, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब आता है विश्वास करने का कारण होना चाहिए। जब किसी के पास उस बात को विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर ए जो है बी से कहता है, क्या कहता है कि भाई एक स्कीम आई है जिसके तहत आप पैसा लगाओ, उसको पैसा कितने 2 महीने में या फिर 2 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर सच में वो स्कीम ऐसी आई हुई है,
और यहाँ पे रीजन है, ठीक है, ए को बिलीव करने का कारण है, विश्वास करने का कारण है कि हाँ पर्याप्त कारण है कि इसमें इस स्कीम जो आई है वो सही है, और बी को भी लगता है कि हाँ ये पर्याप्त कारण है, हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या कहलाता है, विश्वास करने का कारण कहलाता है कि आपको विश्वास करने का कारण होना चाहिए उस चीज़ को करने का, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल लॉ। अभी हमने लोकल लॉ पढ़ा था, अब स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ आपका यहाँ पे जो सेक्शन सब क्लॉज 30 बताया गया है, इसमें इसके पहले आप देखोगे जो आईपीसी था, आईपीसी में कहाँ पे बताया गया था, जो सेक्शन 41 है, और विश्वास करने का कारण जो था आपका, वो आपका सेक्शन 26 में बताया गया था, ठीक है। तो स्पेशल लॉ क्या होता है, स्पेशल लॉ वो होता है कि जो किसी मान लीजिए कोई SC/ST है एक्ट है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी वर्ग समुदाय, स्पेशल वर्ग समुदाय के लिए ही बनाया गया है वो एक्ट, वो क्या कहलाता है, स्पेशल एक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे एक्ट हैं, SC/ST एक्ट है, ठीक है। अब साथ ही साथ आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्ट है, और भी जैसे NDPS भी एक स्पेशल एक्ट है, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे ये NDPS किसके लिए है, ये ड्रग्स के लिए है, अगर कोई ड्रग्स वगैरह बेचता है, खरीदता है, ड्रग्स रखता है, उसके लिए बनाया गया है NDPS एक्ट। SC/ST जो आपके अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, विशेष वर्ग समुदाय के लिए बनाया गया, ये भी क्या है, एक स्पेशल लॉ है, ठीक है। अब आपने पढ़ा था दस्तावेज, अब बात करते हैं मूल्यवान प्रतिभूति की। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है, तो ऐसे दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार क्या किया जाता है, सृजित किया जाता है, निर्बंधित किया जाता है, विस्तृत किया जाता है, निर्वापित किया जाता है, अंतरित किया जाता है, छोड़ा जाता है। यानी कोई विधिक अधिकार है, या तो विधिक अधिकार किसी को दिया जा रहा होगा, विधिक अधिकार सृजित किया जा रहा होगा, यानी बिल अगर बनाया जाता है, ठीक है, वसीयत बनाई जाती है, तो क्या है, एक विधिक अधिकार सृजित करता है किसी के पक्ष में, यानी पहले प्रॉपर्टी किसी और की थी, अब किसी और की प्रॉपर्टी होने के लिए उस एक अधिकार सृजित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है, या विस्तृत किया जा रहा है, या फिर उस अधिकार को छोड़ा जा रहा है कि आपको इस प्रॉपर्टी में आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर ऐसा कोई विलेख बनाया जाता है, डीड बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, मूल्यवान प्रतिभूति बनाई जाती है। या फिर कोई अभिस्वीकृति देने वाला, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें अगर कोई यहाँ पे अपनी स्वीकृति देता है कि मैं यहाँ पे आपका 10,000 रुपये लेनदार हूँ या देनदार जो भी है, वहाँ पे अगर लिखा जाता है, उसमें हस्ताक्षर करता है और अपना दायित्व क्रिएट करता है, तो वो भी क्या है, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है, ठीक है। और ये जो मूल्यवान प्रतिभूति है, ये पहले कहाँ पे था, आपका जो सेक्शन 30 है आईपीसी का, उसमें बताया गया था मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे क्या होना चाहिए, आपको कोई लीगल राइट क्रिएट होना चाहिए, या फिर आपका लीगल राइट कोई था पहले से, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, या वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, निर्वापित किया जा रहा है, या फिर आपका जो राइट था किसी भी बिल ऑफ, जैसे एक्सचेंज है, उसमें आपका नाम था, आपने क्या किया, उसको पृष्ठांकित करते हुए किसी अन्य को दे दिया कि जो भी इसमें नाम लिखा हुआ है जिस व्यक्ति का, उसको पेमेंट कर दिया जाए। तो आपने क्या किया, अपने दायित्व को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी दूसरे को अधिकार दे दिया है। तो ये भी क्या कहलाता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जलयान, वेसल। वेसल क्या होता है, जो जहाज़ चलती है पानी में, यानी कि जो सामान ले जाती है कहीं दूसरे देश में, तो एक देश से दूसरे देश में जो जहाज़ जाते हैं ना, वेसल चलते हैं, कार्गो जहाज़ चलती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, वेसल बोला जाता है। सिर्फ सेक्शन चेंज है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं, जो आईपीसी में था आपका सेम टू सेम यहाँ पे आपका लाके रख दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है वॉलंटरली, यानी कि सेक्शन जो आपका सेक्शन 39 में था, वो आपका यहाँ पे कर दिया गया है सेक्शन 33 में। ये स्वेच्छा वर्ड आपको पूरे बीएनएस में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पहला तो आपको मिलेगा गुड फेथ, ठीक है, गुड फेथ भी कई जगह मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्वेच्छा जो है वो भी कई जगह आपको मिलने वाला है। तो आप क्या करते हो, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, या कब कहा जाएगा, या तब कहा जाता है जब वह उन साधनों के द्वारा कारित करता, जिनके द्वारा उसे कारित करना या उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था कि यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसका कारित होना संभाव्य है। अब मान लीजिए ए जो है, ए क्या करना चाहता है, ए की दुश्मनी किससे है, बी से है। बी ने क्या किया था, इसके ए के साथ कुछ दिन पहले गाली गलौज किया, बहुत गाली गलौज हुई थी। तो ए को क्या हुआ, गुस्सा आया था, ठीक है ना। अब ए क्या है, उसको बदला लेना चाहता है,
बी से। तो ए ने क्या किया, ए ने क्या पहले तो एक चाकू खरीदा, ठीक है, इस चाकू से इसको हर्ट कॉज करूँगा, यानी कि उपाधि कारित करूँगा। यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ कहता है कि उसके थोड़ा बहुत ऐसे चाकू मारूंगा, थोड़ा बहुत लगेगा, उसको हर्ट कॉज करके आ जाऊँगा, क्योंकि उसने मुझे गाली गलौज किया था मेरे साथ, ठीक है। उसका ना तो हड्डी तोड़ना है, ना कुछ करना है, ना जबड़े तोड़ना है, ग्रीवियस हर्ट तो करना ही नहीं है, सिर्फ हर्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसे एक चाकू खरीदा और जाके यहाँ पे इसको मार दिया, इसके हाथ में थोड़ा सा चाकू लग गया। तो इसने क्या किया, हर्ट किया। और ये ने जिस चीज़ से सोचा था कि मैं इस चीज़ से जाके करूँगा, तो उसी चीज़ से उसने जाके किया, यानी कि ये कहलाएगा कि उसने स्वेच्छा वर्ग किया है, ठीक है। या फिर मान लीजिए ये कहता है कि मैं चाकू रखे रहूँगा, ठीक है, अगर मैं जाऊँगा ए से बी से बदला लेने, तो उसको एक दो चमाट मारूंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। और आपने चाकू भी साथ में रख लिया, ठीक है, कि हो सकता है कि बाद में कुछ झगड़ा ज़्यादा हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने जाके वहाँ पे मारा उसको, यहाँ पे भी इसने भी मारा। अब जो यहाँ पे जो एक दूसरे से मारपीट होने लगी, तो ए ने क्या किया, वो चाकू को निकाल दिया। हालांकि मान लीजिए उसको बी को लगा ही नहीं चाकू, वो भाग गया। तो यहाँ पे क्या किया, ए ने तो स्वेच्छा वर्ग किया था, जो चाकू लेके गया था वहाँ पे तो ये संभावना थी कि उस गाली गलौज मारने पीटने जा रहा है, गाली गलौज हुई थी, ये सब हो रहा है, तो हो सकता है चांसेस तो है कि उस और ज़्यादा झगड़े हो जाए। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि आपने जिस चीज़ से सोचा था, जिस साधनों के माध्यम से वो कार्य करने के लिए सोचा था, और उसी साधनों के माध्यम से अगर कार्य होता है, तो आप क्या कहलाता है कि आपने वह स्वेच्छा वर्ग किया है, वॉलंटरली किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विल, जो वसीयत है आपकी। ये आपको कहाँ पे बताया गया था, पहले आपका सेक्शन 31 में था, अब कहाँ पे है ये, आपका सेक्शन 34 में, यही सेक्शन 2 के सब सेक्शन 34 में आ गया है, जो कहता है कोई वसीयती दस्तावेज, यानी कि आपने क्या किया है, कोई व्यक्ति है अपनी प्रॉपर्टी के लिए वसीयत लिख रहा है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी, तो क्या कहलाएगा, वो बिल कहलाता है, और कोई भी चेंजेस नहीं है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और आती है, आपने देखा होगा कि मैन की डेफिनेशन थी और एक वुमेन की डेफिनेशन, इन दोनों को क्या किया गया था, आईपीसी में एक साथ किया गया था। अब इसको अल्फ़ाबेटिकली क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। पहले मैन की परिभाषा दे दी गई, अब वुमेन की परिभाषा दे दी गई है, महिला। अब इसमें मैन में क्या था कि किसी भी आयु के पुरुष जो मानव नर है वो कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी आयु के महिला नारी की बात करता है, ठीक है। ये कहाँ पे बताया गया था, सेक्शन 10 में ही था आपका वोमेन की परिभाषा पहले, जो वहाँ पे लिखा हुआ था सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया, सिर्फ सेक्शन चेंज कर दिया गया है, उसको अलग अलग कर दिया गया। जैसे एक्ट और ओमिशन था, ठीक है, एक्ट और ओमिशन को अलग अलग कर दिया गया, जैसे सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में है और एक्ट को परिभाषित कर दिया गया, और सेक्शन 2 के सब क्लॉज 25 में क्या कर दिया, ओमिशन की परिभाषा कर दी गई। उसी तरह से यहाँ पे क्या कर दिया गया था, मैन और वोमेन को भी यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया, यानी कि समाज से देखा नहीं जाता एक दूसरे, यानी कि लड़का लड़की को एक साथ, तो यहाँ पे कानून ने भी क्या कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया, भैया महिला तुम अलग हो जाओ और पुरुष हो भैया तुम भी अलग हो जाओ, इन दोनों को भी अलग कर दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अलग होते रहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट परिभाषा आती है आपकी सदोष अभिलाप की, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सदोष अभिलाप के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, जब बेईमानी हमने पढ़ा था, बेईमानी क्या होता है, उस टाइम पे हमने पढ़ा कि सदोष अभिलाप क्या होता है, ठीक है। यानी कि किसी को जिसको प्राप्त नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उसको आप प्रॉफिट करवाते हो, भाई वो तो हकदार ही नहीं है ना उस चीज़ को पाने का, फिर भी आप उसको देते हो, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि आप उसने सदोष अभिलाप प्राप्त किया है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप प्राप्त अभिप्रेत है जिसका प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। यानी कि आपने क्या किया, ए की प्रॉपर्टी को बी को दे दिया आपने, ठीक है। सी नाम का व्यक्ति था, डॉन था, बड़ा आदमी था, गुंडा था, इसने क्या किया, ए की प्रॉपर्टी छीना और बी को दे दिया। बी जो कि यहाँ पे तो हकदार है नहीं उस प्रॉपर्टी का, बी तो मालिक है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, बी को सदोष अभिलाप कराया गया, रॉन्गफुल गेन कराया गया, वो भी किस तरीके से, विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा, ठीक है। सदोष अभिलाप तो हो रहा है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा होना चाहिए,
जो गुंडा था ना भाई, उस ज़बरदस्ती खाली करवाता उसकी प्रॉपर्टी दूसरे को दे दिया, तो विरोध तो किया गया है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को प्राप्त करवा रहा है वो क्या है, उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का हकदार बिल्कुल भी नहीं है, और वो फिर भी वह प्रॉपर्टी उसको प्राप्त करता है, तो क्या कहलाता है कि उसने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया। सदोष अभिलाभ यानी रॉन्गफुल गेन उसने किया है। इसी तरह से इसका अपोजिट देखा जाए तो यहाँ पर जो 37 है, सदोष हानि को परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है, सदोष हानि और सदोष अभिलाभ, यही सदोष अभिलाभ कहाँ पे बताया गया था, सेक्शन 23 में था। सदोष हानि की बात की जाए, सदोष हानि कहाँ पे था, ये भी सेक्शन 23 में ही था। इसको भी अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो सदोष हानि क्या है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, जैसे यहाँ पे विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी को रॉन्गफुल गेन कराया जा रहा था, अब यहाँ पे विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा किसी को संपत्ति की हानि अभिप्रेत है, यानी कि कोई किसी की प्रॉपर्टी जो हकदार है उससे उस प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता है, यानी जिसको पैसे मिलने चाहिए उसको पैसे नहीं दिया जा रहा है, जिसको नहीं मिलने चाहिए तो उसको पैसे मिल रहे हैं। भाई उसको तो रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रॉन्गफुल लॉस। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। ठीक है, ये क्या है, ये आपका भी ये 38 में ये बता दिया गया, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 38 जो बीएनएस का है वो क्या बता दिया गया, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, ये क्या होता है। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यानी जो हकदार नहीं है वो फिर भी उस प्रॉपर्टी को रखे रहता है, तो क्या कहलाता है कि उसने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया है। और जिसको हानि नहीं होनी चाहिए, जो हकदार है उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का, उस पैसे को प्राप्त करने का, फिर भी उसने क्या किया है, हानि उठा रहा है वह व्यक्ति, तो क्या कहलाता है, उसने सदोष हानि उठाया हुआ है। तो ये कहलाता है आपका सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। ये पूरा जो डेफिनेशन है आपका सेक्शन 2 में बताया गया है। अब जो परिभाषा जिस शब्द की परिभाषा यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है ना, उसकी परिभाषा आप कहाँ से समझोगे, तो ये आपका जिस क्लॉज 39 है वहाँ पे बता देता है कि जिस शब्द की परिभाषा यहाँ पे नहीं बताई गई है और उस शब्द की परिभाषा अगर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट 2000 में या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में बताई गई है, तो उसके अनुसार उसकी डेफिनेशन समझी जाएगी, पढ़ी जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे सदोष हानि लिखी हुई है, ठीक है, सदोष हानि सपोज करिए कि यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ होता और वो सदोष हानि की परिभाषा कहाँ पे बीएनएसएस में है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ कहाँ से समझा जाएगा, इस बीएनएसएस से समझा जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे क्लॉज 39 बात करता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 3 जनरल स्पष्टीकरण। ठीक है, साधारण स्पष्टीकरण की बात करता है, वो क्या है, अब उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।